नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और बिंदास क्रिकेट के साथ मैं हूं अनंत भट्ट और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रखर हमारे साथ रहेंगे, हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ रहेंगी और दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों से आपका हम परिचय करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें कि चर्चा हम किस मैच पर टी20 लीग में करने वाले हैं। मुकाबला किस किस के बीच? मुकाबला हुआ नंबर 2 टीम केकेआर और नंबर 9 टीम मुंबई के बीच। मुंबई ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला किया। फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि शुरुआती जो टॉप ऑर्डर था कोलकाता का, वो ढह गया। 57 रन पर एक समय था, 5 विकेट गिर गए, लेकिन वहां पर पारी संभली और छठे विकेट के लिए एक बड़ी मजबूत साझेदारी हुई और आखिरकार कोलकाता ने एक फाइटिंग टोटल सामने रखा टारगेट के लिए 170 रन का। लेकिन मुंबई इंडियंस लग रहा था कि इस मैच में शायद कुछ कमाल कर जाए, नहीं कर पाई। जो गेंदबाजों ने मुंबई के एक मजबूत वो दिया था, आधार दिया था अपनी टीम के लिए, वो आधार कामयाब नहीं हो पाया। मुंबई की भी शुरुआत बेहद ख़राब रही, टॉप ऑर्डर वहाँ भी कुछ नहीं कर पाया। जैसे तैसे मुंबई ने 19 ओवर तक का गेम खेला और वो टारगेट को पूरा नहीं कर पाई। 24 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। राजेश चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले तो मैं राजेश जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। राजेश जी, मेरा एक सवाल है, कल इस मैच को देखने के बाद एक समय वो जब 57 पे 5 विकेट गिर गए थे, मुझे लगता है कि अगर बॉलर्स को ठीक से मिक्स मैच किया जाता तो स्थिति कुछ और भी हो सकती थी और भी कम टोटल पर रोका जा सकता था, लेकिन यहाँ पर वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 57 फॉर 5 के बाद करीब 110 रन समझिए आप बने, मतलब, और लंबी पार्टनरशिप हुई वेंकटेश और मनीष पांडे को शायद इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लाया गया। तो ये जो पार्टनरशिप हुई, ये पार्टनरशिप में बहुत अच्छा, मतलब इन्होंने खेला वेंकटेश ने, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मिस्टेक हुई है। या तो बुमराह को 1 ओवर दे सकते थे, या कोई उनके मेन बॉलर थे उनको ले आते, कुछ ना कुछ उनको करना चाहिए था कि एक विकेट उनको जल्दी मिल जाती, तो शायद 110-20 के अंदर रोकने की कोशिश किया जा सकता था। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं गलती तो हुई है। अब एक गलती अब ऐसा है कि मुंबई टीम की जो गलतियां हैं वो क्या बोलते हैं, कई दिनों से हो रही है। प्लस मैं ये आपको एक चीज बढ़ती और जा रही बताऊं। हैं, बढ़ती नहीं जा नहीं, रही एक हैं चीज और मेरा अब कहने का गिनती में भाव है भी नहीं कि आ जब रही हैं। इतना, हाँ, गिनती में भी नहीं आ रही, प्लस इतना आप अपने घर में ऐसा पीस देंगे, ये तो आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप अपने घर में इस टाइप की पीस दे रहे हैं खेलने के लिए। जी, बॉल ग्रिप कर मैं रही है, इनाक्षी का इधर यहाँ पे रुक मीडियम। करूँगा। इनाक्षी, जब बात गलतियों की आ रही है तो इस गलती को कौन करेगा? कप्तान कप्तान के ऊपर बात आएगी, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, कल आप अगर देखें मुंबई की बैटिंग जब आई, मुंबई की बैटिंग में सूर्य कुमार यादव से ऊपर नमनदीप को भेजा गया। आपके पास टिम डेविड है, सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर्स है, इंटरनेशनल प्लेयर्स है, जिनको आप वो नंबर 3 पे भेज सकते हैं, नंबर 4 पे भेज सकते हैं, बट आप वेट कर रहे हैं। आप टिम डेविड, हार्दिक पांड्या को 7 और 8 नंबर पे भेज रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि अकेले कैप्टन का डिसीजन होता है, क्योंकि यूजुअली जो ऑन फील्ड डिसीजंस होते हैं वो फील्डिंग के टाइम पे होते हैं। ये कलेक्टिव मैनेजमेंट का डिसीजन होता है कि नमन धीर ऊपर गए। जबकि 170 का टारगेट था, ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत बड़ा टारगेट था और आपको एंड में आके ऐसे कुछ अलग से फिनिश करना था। आप उस हिसाब से पेस कर सकते थे। और हर बार उन्होंने जब देखा कि पावर प्ले में विकेट्स गिर रहे हैं और ज्यादा विकेट्स गिर रहे हैं, मुंबई के सेकंड मोस्ट विकेट्स ही गिरे हैं पावर प्ले में, तब भी आप वही सेम चीजें कर रहे हैं। तो सिर्फ एक इंसान पे ये ब्लेम नहीं डाल सकते। खासकर अब देखिए, हर बार, पिछली बार भी एक हमने सवाल देखा कि इनाक्षी नेहल और उठ रहा वडेरा है को कि ऊपर हार्दिक लेके खुद आए क्यों थे। नहीं ऊपर आते हैं? एक सवाल ये भी उठ रहा है। देखिए वही कि हार्दिक जिस हिसाब से उनको एज एक कैप्टन रोल जो एंकर का प्ले करना चाहिए, उन्होंने गुजरात का कैप्टन होके पिछले साल 4 नंबर पे कंसिस्टेंटली बैटिंग करी है। लेकिन वही चीज वो यहाँ पे रेप्लिकेट क्यों नहीं कर रही है, ये किसी को भी नहीं समझ आ रही है। क्योंकि वो एक बैटर है, उनको चलो, T20 में भी अजीत अगरकर ने यही चलिए, बोला है हमारे कि दो जो सहयोगी चीज। भी हमारे साथ हैं। इनाक्षी, प्रखर हमारे साथ हैं, साक्षी हमारे साथ हैं। प्रखर, साक्षी, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? जी,
राजेश जी, हम कल भी बात कर रहे थे कि मुंबई की टीम ऐसी टीम है जिसमें 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो आने वाले T20 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन कल जिस तरह से मुंबई की टीम आउट हुई, खासकर वो खिलाड़ी जो T20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं, रोहित शर्मा आप देख लीजिए, सूर्य कुमार यादव आप देख लीजिए, बहुत ही गलत बॉल पर आउट हुए हैं। तो हार्दिक को देख लीजिए आप कि किस तरह से वो आउट हुए हैं, उनका परफॉर्मेंस पे का कितना चिंता का विषय है? नहीं, चिंता का विषय तो बिल्कुल है साक्षी। देखिए, कहीं ना कहीं मतलब मैं एक स्टेटमेंट अभी देख रहा हूँ कि रोहित का एक स्टेटमेंट था कि आईपीएल टूर्नामेंट के इर्द गिर्द हम अपने प्लानिंग को नहीं देख रहे हैं। कैसे आप इस चीज को प्लानिंग को नहीं देखोगे? आप T20 का वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, इतने बड़े 1.5 पौने 2 महीने का टूर्नामेंट आप अपने घर में खेल रहे हो, और उसके बाद आप बोलते हो कि हम इस टूर्नामेंट को नहीं देख रहे हैं। तो नहीं, ये कहीं ना कहीं उनकी गलत स्टेटमेंट भी गलत है। प्लस सारे वो प्लेयर जो सेलेक्ट हुए हैं, आप नोटिस करिए कि जितने प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं पिछले 2 दिन 3 दिन से हो गए, और वो सारे खेल रहे हैं, और उनके हर मैच में वो सारे प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो या तो वो रिलैक्स हो गए। अच्छा, मुंबई की टीम के अंदर जितने भी बड़े प्लेयर हैं उनको रिलैक्स होना ही नहीं था। उनको तो मैंने पहले भी कहा कि उनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। और एक चीज मुझे, जो अभी मैं इनाक्षी को सुन रहा था, इनाक्षी बिल्कुल ठीक बोल रही है कि ये डिसीजन एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। जी। ये डिसीजन पूरे टीम का होता है, जो बाहर बैठी होती है, जो थिंक टैंक है पूरी टीम। चलिए प्रखर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? बिल्कुल इनाक्षी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि बैटिंग ऑर्डर मुंबई का बड़ा ही अजीब सा था। हार्दिक को ऊपर बल्लेबाजी करने आनी चाहिए थी, लेकिन इतनी ड्यू और इतनी ओस के बावजूद कोलकाता के जो 2 स्पिनर्स थे उन्होंने कमाल करके दिखाया कल। ये तो हम सबको मानना पड़ेगा। देखिए, 2012 में सुनील नारायण प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। 2012 में ही केकेआर ने मुंबई को वानखेड़े में हराया था। तो अगर हिस्ट्री रिपीट हो ही रही है तो आप सोच सकते हैं कि केकेआर का काफी चांसेस, और फाइनल भी चेन्नई में है, 2012 में भी चेन्नई में ही था। तो मुझे लगता है कि जो इनकी प्लानिंग रही है स्टार्टिंग से, इसलिए आप कंसिस्टेंटली टॉप 4 में है, टॉप 2 में है बल्कि। तो वो कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती ने सुनील नारायण का एक्सपीरियंस को कैपिटलाइज किया है। हमने देखा भी नेट्स में वो साथ में ट्रेनिंग करते हैं। तो वो जो सीनियर्स यंगर प्लेयर्स को जो टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं वो डेफिनेटली काम आता है। और ड्यू की तो जो राजेश सर ने भी कहा, जो कल पिच थी, वो पिच आप 10-11 दिन बाद वानखेड़े में खेल रहे हैं। और अगर आप होम टीम खुद पिच बना रहे, हालांकि बीसीसीआई एक सेंट्रल टीम ही बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हर टीम होम एडवांटेज लेना चाहती है। बट वो पिच में कहीं भी ऐसा एक चीज नहीं था कि होम एडवांटेज कहीं भी एमआई को मिला। तो मैं राजेश जी का यहाँ पे रुक करना चाहूँ। राजेश जी, अगर कल के मुकाबले को हम देखें तो अब जैसे मुकाबले T20 लीग में होते हैं उसके हिसाब से लो स्कोरिंग मैचेस को कहा जाएगा, कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। और हालांकि इस एंगल पे अगर मैं इस धरातल पर सोचूं तो मुझे लगता है कि कल का जो मुकाबला था वो बॉलर्स गेम था। एक तरफ स्टार्क हैं, एक तरफ बुमराह हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल। देखिए, जब तक बुमराह ने बहुत अच्छा किया, मुंबई ने कहीं ना कहीं फाइट किया सामने वाली टीम। कल हम स्टार्क के बारे में कहीं ना कहीं हम क्रिटिसिज्म कर रहे थे। उन्होंने कल दिखा दिया कि मैं कौन हूँ, स्टार्क क्यों हूँ मैं। उन्होंने मतलब अपने 2 ओवर में, 1 ही ओवर में उन्होंने मैच खत्म कर दिया। शुरू में एक बॉल, और आखिरी में उन्होंने 1 ओवर में मैच ही खत्म कर दी। तो कहीं ना कहीं उनके मतलब बॉलरों का देखा जाए, स्पिनर्स उनके वरुण और नरेन, उन्होंने बेस्ट बॉलिंग की। तो मतलब मेरा यही कहना है कि आप कहीं ना कहीं चूक तो हुई है मुंबई टीम से, मुंबई एडमिनिस्ट्रेशन से, कि भाई हमने पिच एक तो उनके फेवर की दी, हमने हमारे बैट्समैन चले नहीं, हमारे बॉलर नहीं चले। तो इतनी बड़ी सारी चीजों में फेल होना, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। और मुझे भी एक चीज और भी लगता है कि जबकि सचिन उनके साथ वहां बैठे हुए हैं, सचिन इतने सालों से खेले हुए हैं वहां मुंबई, उनके साथ में रहते हुए ऐसी इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? साक्षी, कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी, मुंबई की अगर हम गेंदबाजी की बात करें सर, शुरुआत में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बाद में फैसले लिए वो बहुत ही देखने में बहुत निराशाजनक था। बुमराह को इतनी लेट गेंदबाजी करने के लिए आना, वो तो आंद्रे रसल आउट हो गए, वरना मुझे तो लगता है कि मुंबई कोलकाता का स्कोर 200 तक जा सकता था। किससे पूछ रहे हैं साक्षी? राजेश जी सर, आप मेरे आपसे बताइए। देखिए, ऐसा है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैंने कहा ना कि बुमराह के ऊपर इतना भरोसा, मतलब बुमराह को उन्होंने फिक्स कर दिया है कि शुरू के ओवर डालेंगे, फिर वो आखिरी के ओवर डालेंगे और यॉर्कर ही डालेंगे। उनको कभी भी बीच में पार्टनरशिप तोड़ने के लिए यूज नहीं किया गया। अगर आप पूरे पिछले 4-5 मैच देखेंगे
तो ये कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, चूक तो हो ही रही है मुंबई से। मुंबई आज इस पोजीशन में क्यों है? क्योंकि वाकई में इतनी बड़ी चूक, और वो सिर्फ एक ही बॉलर के भरोसे खेल रहे हैं। उनके पास दूसरा बॉलर नहीं है, आप एक चीज समझ लीजिए, वो एक ही बॉलर के भरोसे खेल रहे हैं। हार्दिक अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम लोग कितनी देर, हम हमेशा बात करते हैं कि वो ओपन नया बॉल लेके आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं विकेट ले लूं, मैं विकेट ले लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं चलता है। आपको जी सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है। आते हैं राजेश जी, आपके साथ हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। मीनाक्षी, आपके साथ भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज होने वाले मुकाबले पर भी बातचीत होगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए बिंदास क्रिकेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिंदास क्रिकेट, और अब बात करेंगे आज होने वाले मुकाबले की। जिन दो टीमों के बीच आज मुकाबला होने जा रहा है वो दोनों बराबरी के धरातल पर खड़ी हैं, और दो मायनों में बराबरी के धरातल पर हैं। अगर हम आमने सामने की टक्कर की बात करें तो दोनों के बीच 4 मुकाबले हुए हैं, दोनों ने 2-2 जीते हैं। पहला आधार। दूसरा आधार, पॉइंट्स टेबल को अगर देखते हैं तो लगभग दोनों टीमें एक ही धरातल पर हैं। दोनों ने 10-10 मैच खेले हैं। बेंगलुरु ने 3 जीते हैं, गुजरात ने 4 मैच जीते हैं। एक 8वें पायदान पर है, बेंगलुरु 10वें पायदान पर है। तो मैं राजेश जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। राजेश जी, बराबरी का मुकाबला है, लेकिन इस बराबरी के मुकाबले में आप पलड़ा किसका भारी देखते हैं? देखिए, आज फिर मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आरसीबी का पलड़ा मुझे भारी लग रहा है। गुजरात में गिल पिछले कुछ एक दो मैच से गुजरात गिल चल नहीं रहे हैं। उनकी जो नीचे की बैटिंग ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं वही खेल रहे हैं। आरसीबी के पास डुप्लेसी का ड्यू है, मैक्सवेल का ड्यू है रन बनाना। लास्ट मैच में जैक्स उनके बहुत अच्छा रन बना करके, उन्होंने 100 बना करके वो आ गए थे ऊपर कोहली के साथ। तो पहला तो आरसीबी का ही भारी है आज फिर एक बार, और उम्मीद कर रहा हूँ कि वो जीत भी जाए। क्योंकि देखिए, बहुत हमारे देश के बहुत बड़े एक ऐसे खिलाड़ी हैं कोहली, जो टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पूरे जितने भी हमारे फैंस हैं हिंदुस्तान के, सारे उनके ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो टीम अच्छा करे। लेकिन नहीं कर पाई, कोई बात नहीं। लेकिन अब जितना भी समय बचा है उसमें एटलीस्ट कम से कम वो उन फैंस के लिए खेले और परफॉर्म करे। जी मीनाक्षी, गुजरात अभी उस स्थिति में नहीं है कि एकदम ही हम उसको रूल आउट कर दें। हो सकता है अपने बचे हुए बाकी मैच जीत जाएं, 16 पॉइंट हो सकते हैं उनके भी। लेकिन इस सीजन क्या गलत रहा है गुजरात के लिए? क्यों चीज़ें सही नहीं हुई है? क्योंकि पिछले 2 सीजन्स में हम देख रहे हैं फाइनल में पहुंची है, एक जीती है। तो इस बार क्या हो गया? हार्दिक की कमी? देखिए, हार्दिक और शमी की कमी तो है ही, और उसको काउंटर करने के लिए जो ऐसे खिलाड़ी है जो इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा कर चुके हैं, उनको काउंटर एक्ट करने के लिए आपको इमीडिएट लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकता है। दूसरा, आप देखिए कि राशिद खान ने 18 विकेट लिए थे इस टाइम तक पिछली बार, अभी सिर्फ 8 विकेट लिए। और राशिद खान से वो एक्सपेक्टेशंस भी रहती है। उनके पास ऐसे स्पिनर्स है, नूर अहमद और राशिद खान जैसे, जो आपको क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट लाके दे सकते हैं। बट इस बार हमने नहीं देखा है वो जो एक्सपेक्टेशन है। मतलब राशिद खान जो लेके आते हैं वो पर्पल कैप के कंटेंशन में भी रहते हैं, बट इस बार वो हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। तो हम बात कर रहे हैं गिल की फॉर्म की, लेकिन राशिद खान ने जरूर बैटिंग करके एक आध मैच जिताया है गुजरात को, लेकिन उन्होंने सिंगल हैंडेडली कोई बॉलिंग से नहीं जिताया मैच। दूसरी चीज ये है कि गुजरात के लिए गिल का जो पिछले साल का परफॉर्मेंस था, आप 900 रन के ऊपर देखे, इस बार वो 300 रन पे है। बट अभी भी मैं बोलूंगी कि पिछली बार भी इतने मैचेस जब तक हुए थे तो उनके 300-400 ही रन हुए थे, और उसके बाद उन्होंने वो बैक टू बैक सेंचुरीज मारना स्टार्ट किया। तो वो चेंजिंग ऑफ गार्ड्स वाला अगर वो मैच आपको याद हो जो चिन्नास्वामी में हुआ था, जिसमें विराट कोहली ने 100 मारा था और फिर गिल ने भी 100 मारा था, तो हो सकता है आज वैसा कुछ हो। मैं हर बार बोलती हूँ, मैं हर बार गिल को बैक करती हूँ क्योंकि उनके पास वो क्रिकेटिंग शॉट्स है। तो मुझे लगता है कि कभी ना कभी वो उभर के आएंगे। जैसे हमने स्टार्क को देखा, जैसे हमने यशस्वी को देखा, जिन प्लेयर्स में वो रहता है वो कहीं ना कहीं आएंगे। तो अब वो बस बहुत लेट ना हो जाए जब तक उनकी फॉर्म वापस आए। जी राजेश जी, जैसा मीनाक्षी कह रही हैं कि गिल के परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन परफॉर्मेंस पर सवाल तो एक और ओपनिंग बल्लेबाज के उठते हैं, वो है रिद्धिमान साहा। इतने मैचेस हो गए हैं, गुजरात लगातार उनको बैक किए जा रही है, लेकिन वो उम्मीद, वो प्रदर्शन उनसे आ नहीं पा रहा है। क्या उनकी जगह गुजरात किसी और को देख सकती है खिलाने के लिए, या कितना ज़रूरी होगा आज के मैच में उनका खेलना?
देखिए, आज का मैच भी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे कि वो ऐसे पॉइंट ऐसी जगह पे खड़ी है बॉर्डर के, कि अगर आज से वो मैच अगर जितना शुरू करती है तो कहीं ना कहीं रेस में बनी रहे। तो अब ऐसे वक्त पे टीम मैनेजमेंट टीम को बदलना चाहेगी या उसी के ऊपर विश्वास करेगी, ये वो टीम मैनेजमेंट का डिसीजन होगा कि भाई हम क्या करें। अभी अभी हम ऐसी स्थिति में बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, आज वो मैच हार गए, वो भी रेस से बाहर है, तो कहीं ना कहीं वो उलझे हुए तो हैं। और वृद्धिमान शाह का ड्यू है, रन करना पड़ेगा उनको, सिर्फ उनको अकेले को नहीं, उनके जो दूसरे भी जैसे कि अभी मीनाक्षी भी बोल रही थी कि गुजरात के राशिद ने अभी बॉलिंग में नहीं किया है, बॉलिंग में अभी उसका ड्यू है। बॉलिंग में वो हमेशा आप देखिए वो वाइटल विकेट लेते थे आकर, पहले ओवर में, पहले 3 बॉल में, वो सारी चीजें अभी चूक रहे हैं, कहीं ना कहीं चूक हो रही है। या तो लोग उनको समझ गए हैं, या वो अपने उस परफॉर्म में, अपने फॉर्म में नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है कहीं, तो वो चीजें उनको अपनी वापस लानी पड़ेगी। जी, मैं मीनाक्षी का यहाँ पे रुख करना चाहूँ। मीनाक्षी, अगर मैं पूछूं बैट्समैन के आधार पर और बॉलर के आधार पर, दो बैट्समैन जो आपको लगता है कि तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं बेंगलोर के लिए, दो गेंदबाज जो तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं बेंगलोर के लिए, ऐसे ही दो प्लेयर, आप कौन चुनना चाहेंगे? देखिए, एक तो थोड़ा ऑब्वियस नाम रहेगा, वो है विराट कोहली, क्योंकि 4 बार दोनों में कंपटीशन हुआ है, जीटी और आरसीबी में, और चारों बार मिनिमम 50 मारा है। तो स्टैट्स पे चले तो विराट कोहली हमेशा अच्छा करता है गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट। और अब तो उन्होंने स्पिन में भी लास्ट मैच में दिखाया कि जितने भी स्पेकुलेशंस थे कि वो स्पिन अच्छे स्ट्राइक रेट पे नहीं मार रहे, वो भी उन्होंने कर दिया। दूसरा, रजत पाटीदार एक बहुत अच्छे प्लेयर आरसीबी के है, जो स्पेस बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और स्पिन ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं, पेस उतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं। उनका पेस का कुछ 120 स्ट्राइक रेट है, स्पिन का 220 स्ट्राइक रेट है। और बॉलर्स की बात जहां तक रहे, जी हाँ, जी, अपनी बात कंप्लीट कर लें आप। जी, बॉलर्स में आई थिंक राशिद खान आज एक ऐसे प्लेयर है जो हो सकता है वो अपना वापस फॉर्म लेके आए। और दूसरा, मैं देखना चाहूंगी कि ये संदीप वॉरियर को खिलाएंगे कि नहीं, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छे विकेट चटकाए थे पावर प्ले में। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही।